700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. तो जो सबसे पहली cities थी वो इसी जगह पर इन्हीं नदियों के बैंक पे बनी, किनारे पे बनी. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga. तो अब ये 4,700 साल पहले की बात थी कि इन नदियों के किनारे पे बनी इंडस वगैरह. तो यह और अब हमें बता रहे हैं 2,500 ईयर्स, अभी से 2005 ईयर्स अगो क्या हुआ, गंगा के भी किनारे पे सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे पे भी. सो और एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, तो नदियों के भी किनारे पे बनने लगी. अब क्या करना है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन. तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सन. तो अब गंगा की ट्रिब्यूटरी और गंगा को लोकेट करने मैप पे. सो ये रहा यहाँ पे गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं दे आर दिस वन, सन. ये जो सन है वो वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि सन जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरी. In ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magad. तो गंगा के जो साउथ का एरिया है, आप अपने मैप में देखें तो साउथ यानी गंगा के नीचे वाला एरिया, ये जो है उसे मगध कहते थे. ये वाला एरिया साउथ के साइड में गंगा के नीचे में उसे कहते थे मगध. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अब है बिहार में. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. तो यहाँ के जो राजा थे मगध के, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और उन्होंने एक बड़ा सा किंगडम सेटअप कर लिया था. तो किंगडम्स वो सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. तो किंगडम्स जो हैं वो सिर्फ मगध में ही नहीं थे, पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी थे. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. तो अब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू किया. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. तो लोगों ने हर जगह ट्रैवल करना शुरू किया. वो पहाड़ पर गए, बड़ी बड़ी पहाड़ों पर गए और हिमालयाज़ पर गए और राजस्थान वाले एरिया में जहाँ पे वो होते हैं रेत वगैरह होती हैं वहाँ गए, डेजर्ट में गए, नदियों में गए और समुद्रों में गए. तो ये सब जो थी, ये जो जर्नी होती है उसे ख़तरनाक बना देती हैं कभी कभी, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बनाती हैं. सो men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disaster like floods or droughts. तो जो लोग औरतें और इंसान जो थे आदमी, वो लोग मूव करना शुरू कर दिया. उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया अपने लिवलीहुड के सर्च में. लिवलीहुड वो होता है जो हम लोग अपने रोज़ के जीने के लिए कमाते हैं. तो वो इस सर्च में निकल गए कि पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लिवलीहुड के लिए वो मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने. और उन्हें बचना था, इस्केप यानी बचना, वहाँ से निकल जाना ये कह सकते हैं. तो वो इसलिए भी जाते थे. फर्स्ट रीज़न तो था लिवलीहुड कमाने के लिए और सेकंड था कि वो नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं, डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड होता है, जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसे फ्लड कह देते हैं, और जब पानी ही नहीं आता तो उसे ड्रॉट, जब सूखा पड़ जाता है तो उसे कहते हैं ड्रॉट. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्केरिंग अदर्स लैंड्स. कभी कभी लोग जो हैं वो आर्मी में चले जाते थे. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कानवास और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कभी कभी व्यापारी चले जाते थे प्लेस से प्लेस ये बहुत कीमती चीज़ें लेकर. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन. तो जो रिलीजियस टीचर हुआ करते थे, जो रिलीजन के बारे में बताते थे, धर्म वगैरह के बारे में बताते थे, वो टीचर्स जो हैं वो भी अब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे चल के. जैसे कि एक विलेज से दूसरे विलेज, एक टाउन से दूसरे टाउन. स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. तो वो किसी को सलाह देते थे, किसी को इंस्ट्रक्शन देते थे कि ये ऐसे होगा. तो ये सब करते थे वो और मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. तो अब जो थे लोग वो कभी कभी अपने मज़े के लिए जाते थे, एडवेंचर करने के लिए जाने लगे एक जगह से दूसरी जगह नए खोजने के लिए. सो एक्साइटिंग प्लेसेस पर, मज़ेदार जगहों पर. ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. अब ये सब जो ऊपर रीजन्स दिए हुए हैं, इनकी वजहों से जो है पीपल के आइडियाज़ की शेयरिंग हुई. वो क्या सोचते थे वो सब एक दूसरे को पता चलने लगा जब एक इंसान दूसरी जगह ट्रेवल करने लगा. वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज. तो ये आपको सोचना है कि अब लोग क्यों ट्रेवल करते हैं. काफ़ी सेम रीजन है, लिवलीहुड के लिए, जीने के लिए, कमाने के लिए, और बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, नया नया डिस्कवर करने जाते हैं. तो यही सब सेम रीजन्स हैं. लुक एट मैप 1 वंस मोर. अब वापस मैप 1 को देखो और जो उसमें पहाड़ियाँ, चोटियाँ हैं, समुद्र हैं, सीज़ हैं. तो फ्रॉम द नेचुरल फॉरेंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो ये सब जो हैं ये यही सबको मिला के बनते हैं नेचुरल फॉरेंटियर्स. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale to mountain and cross the seas. तो जो इनको, पहली बात तो इनको पार करना बहुत मुश्किल था, और जो इनको पार करना चाहते थे वो नदियों को पार कर लेते थे, पहाड़ों को. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फॉरेंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर. तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंट था उसके बाहर में से भी इन फॉरेंटियर्स को पार करके, फॉरेंटियर्स जो बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री है वैसे कह सकते हैं,
तो उनको पार करके भी लोग उस पार से आते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर बस गए हैं बहुत। तो सो यहाँ एट द टॉप हमें कुछ दिया हुआ है फेसिंग पेज। दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. तो यहाँ पे हमें सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है कि जैसे साउथ एशिया यानी एशिया का जो साउथ वाला पार्ट है, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान ये सब आते हैं, और इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं जैसे चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान। तो ये सब जो है साउथ एशिया में आते हैं, और इन्हें हम लोग कभी कभी सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक कॉन्टिनेंट से तो छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े हैं फिर भी साइज़ में, और इनको एक दूसरे से ये सेपरेटेड हैं, अलग हैं एशिया में नदियों से, चोटियों से, पहाड़ों से। सो यही था सब कॉन्टिनेंट के बारे में। These movements of people enriched our culture traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो क्योंकि अब लोग दूसरे देशों से भी आने लगे थे, तो ये सब जो मूवमेंट हुआ लोगों का, उन्होंने बढ़ा दिया, उसने बढ़ा दिया, एनरिच्ड मतलब बढ़ा दिया कि हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, उसको बढ़ा दिया। और जो लोग हैं वो अब शेयर करने लगे थे अलग अलग तरीके, जैसे कि कार्विंग स्टोन यानी स्टोन पे नक्काशी करना, कंपोजिंग म्यूज़िक बनाना, और तो और कुकिंग करना भी, कैसे खाना पकाते हैं ये सब। तो ये 100 ईयर्स तक हुआ। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जो दो वर्ड हैं हमारी कंट्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो ये जो इंडिया है, कभी आपने सोचा ये हमारे कंट्री का नाम इंडिया क्यों पड़ा है? तो अभी हम देखेंगे। हमारी जो कंट्री का नाम है इंडिया, वो आता है इंडस रिवर से। अभी हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा ना, जिसके किनारे में लोग रहा करते थे, तो वही इंडस रिवर है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं सिंधु, और द वर्ड कम्स फ्रॉम इंडस। तो इंडस से ये वर्ड आता है जिसे हम सिंधु कहते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो अब आपको ईरान और ग्रीस जो है अपनी एटलस बुक में देखना है। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2005 years ago and were familiar with the Indus called it हिंदोस और इंदोस। तो जब इरानियंस मतलब ईरान के रहने वाले लोग और ग्रीक के रहने वाले लोग जब नॉर्थ वेस्ट साइड से यानी गुजरात के साइड से, गुजरात और जम्मू के जो बीच का एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट है, तो उस साइड से जब लोग आए करीबन 2500 साल पहले, तब वो इंडस नदी से बहुत मिलजुल गए थे। तो वो क्या करने लगे, वो उसे कहने लगे हिंदोस या फिर कभी कभी इंदोस भी। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो ज़मीन थी जो ईस्ट साइड में थी उस रिवर के, उसे कहा जाने लगा इंडिया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो लोग रहा करते थे उनके लिए ये भारत वर्ड यूज़ किया जाता था। एक बहुत सारे लोगों के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके ग्रुप के लिए ये यूज़ किया जाता था ये वर्ड भारत। सो and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition of Sanskrit dated to about 3005 years ago. तो ये जो है ये ऋग वेद में भी मेंशन किया गया है, लिखा गया है, जो कि सबसे पहली कंपोजिशन थी संस्कृत में लिखी गई, और जिसका जो उसकी डेट दी गई है वो है अभी से 3500 साल पहले की। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में इसे कंट्री के लिए यूज़ किया गया। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो अब पास्ट के बारे में ढूंढ रहे हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। या बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। पहला है कि हमें ढूंढें और पढ़ें वो बुक्स जो कि बहुत पहले लिखे गए थे। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। तो अब ये जो बहुत पहले लिखी गई थी बुक्स, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ये वे बताया गया हमें। तो ये जो बुक्स बहुत पहले लिखी गई थी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी। ये मैन्यू जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ। तो ये क्योंकि अभी की बुक्स तो प्रिंटेड हैं, लेकिन पहले तो प्रिंट मशीन वगैरह कुछ नहीं होता होगा, तो तभी तो लोग हाथ से लिखते थे, तो इसलिए उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। तो ये पाम के पत्ते पर लिखी जाती थी ज़्यादातर, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द ब्रिच विच ग्रोज इन द हिमालयाज। तो या फिर जो प्रिपेयर किए जाते थे स्पेशली इनके लिखे जाने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स के, वो उस पेड़ की छाल प्रिपेयर की जाती थी लिखने के लिए, जिसको हम ब्रिच कहते हैं, बिल्च, जो कि हिमालय में उगती है। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी। तो हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं साइड में लिखा हुआ है अ पेज फ्रॉम द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये नीचे हमें एक एग्जांपल दिया है, ये एक पेज है जो कि पाम लीफ है,
मैन्यूस्क्रिप्ट इसमें लिखी गई है। और दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years ago, कम से कम ये 1000 साल पहले लिखी गई थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स टू सी अ ब्रिच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 45। तो ये जो है पाम के पत्तों को काट कर एक साथ बांधा जाता था ये एक नोटबुक टाइप बनाने के लिए, जैसे हमारी अभी नोटबुक्स में करती हैं उस टाइप से। अगर आपको ब्रिच बार्क के जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो देखनी है तो आप पेज नंबर 45 पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी बताया है कि ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे साल बीतते गए तब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं बहुत सारे कीड़े खा गए उन्हें, या फिर कुछ तो बर्बाद हो गई हैं, लेकिन जो बहुत सारी हैं हैव सर्वाइव्ड, मतलब अभी भी हैं वो। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और अभी कभी कभी उन्हें प्रिजर्व करते हैं, मतलब बचाते हैं फ्यूचर के लिए मंदिरों में या फिर मोनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। तो ये जो बुक्स हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट से डील करती हैं, जैसे कि रिलीजन के बारे में, धर्म वगैरह के बारे में, विश्वास के बारे में, बिलीफ के बारे में, प्रैक्टिसेस जैसे हवन वगैरह होता था वो सब, और राजाओं के लाइफ पर भी लिखी गई हैं बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और दवाई के बारे में, और जो साइंस टेक्नोलॉजी तो उस टाइम पे थी नहीं, तो साइंस इन सब के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। तो कुछ तो उनमें से अभी हैं जो कि अब फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर दी गई हैं टेम्पल्स में, और कुछ को तो इंसेक्ट खा गए। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। तो उसके अलावा क्या क्या थे, एपिक लिखी गई थी, जैसे महाभारत एपिक है, पोएम लिखे गए थे, और प्लेज नाटक लिखे गए थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे इनमें से जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। अदर वर इन प्राकृत, और जो बाकी के थे वो उन्हें प्राकृत में लिखा गया था। ये जो प्राकृत लैंग्वेज है ये आम इंसान जो थे वो बोला करते थे, इस लैंग्वेज में बातें किया करते थे, और तो तमिल में भी लिखे गए हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ऑल्सो